नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत और मैं हूं सोनिया डोगरा। तो आज हम रूबरू करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम अपने चैनल के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड हमारे देश के फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा से जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जी का। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ नाउ माध्यम में। सोनिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और नॉर्मली तो मैं आजकल किसी मीडिया वाले से बात नहीं करता हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे जम्मू में बहुत सारे यंग टैलेंट निकला है, जिसमें सोनिया आप और आपका न्यूज़ नाउ भी है। तो उनको इनकरेज करने के लिए मैंने सोचा कि मैं ज़रूर बात करूंगा। और मैं सुनता हूँ आपका पोर्टल से बहुत सारी न्यूज़ें जिनकी लोकल न्यूज़ वैल्यू है, जिनको शायद बड़े बड़े चैनल नेशनल लेवल के कवर नहीं करते हैं, आप उनको कवर करते हो। और विशेष रूप से मुझे रुचि रहती है कि आप कोरोना के बारे में जानकारी लोगों को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। गुलाम नबी आज़ाद सर, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है, G23 करके ग्रुप जो है वो देश में सबके सामने आया था कुछ महीने पहले, और जो G23 के कुछ बहुत सीनियर लीडर्स ने आपके साथ जम्मू में आके प्रोग्राम किया था। उसके बाद उस ग्रुप की कोई प्रेजेंस देश में दिख नहीं रही। क्या कारण है इसका सर? मैं आपको और आपको जो सुनते हैं लोग, उनको ये बताना चाहता हूं कि G23 नाम का कोई संगठन नहीं है। ये तो मीडिया वालों ने इसको नाम दिया है। हम सब लोग कांग्रेस का एक हिस्सा है, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी है। और संगठन को सक्रिय बनाने के लिए, संगठन को और मजबूत बनाने के लिए कुछ लीडरों ने मिलके एक सुझाव दिए थे और एक चिट्ठी पर दस्तखत किए थे, साइन किए थे। तो मीडिया वालों ने उसका नाम G23 दिया। तो ऐसा कोई संगठन नहीं है G23 का। एक संगठन को सक्रिय बनाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए जो पार्टी के अंदर कुछ सुझाव देने थे वो हमने दिए हैं। लेकिन आजकल सभी लोग बिजी हैं। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और वहाँ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस की विजय हो, कांग्रेस जीत जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आजकल उसके बारे में चर्चा करना ठीक नहीं है और न मैं चर्चा करना चाहता हूँ। एक दफा इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट आएंगे, उसके बाद दोबारा किस तरह से कांग्रेस को सक्रिय करना है, मजबूत करना है, क्या सुझाव देने हैं या लेने हैं, उन पे बात करें। लेकिन अभी हमारी जो प्राथमिकता है वह है कि 5 राज्यों में कांग्रेस अच्छा काम करे, कुछ राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाए। ये इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी है। गुलाम नबी आज़ाद सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आज जम्मू एंड कश्मीर का फ्यूचर जो है उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या हम ये मानकर चल सकते हैं कि आज़ाद साहब जो है वो आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर फिर से बन सकते हैं? क्या आप अपने आप को एक ऑप्शन समझते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए आप एक ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पर, कि आने वाले समय में आप यहाँ पर आएंगे और अपनी पार्टी से या पार्टी के बिना यहाँ पर कोई इलेक्शंस लड़ेंगे? इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, ये कोरोना तो कुछ सोचने का समय ही नहीं देता। पिछले साल, सवा साल से तो कोरोना ही है और हम समझते थे कि इस साल ठीक रहेगा तो हमको जम्मू कश्मीर में भी और देश भर में जाने का मौका मिलेगा, संगठन को सक्रिय करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए और लोगों की समस्याएं का समाधान ढूंढने में हम अपना कार्य करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले साल की तरह इस साल भी लगता है कि ये कोरोना में ही ये साल गुजर जाएगा, जिसके चलते ना तो हम प्रदेश का कोई प्रोग्राम लंबा बना पा रहे हैं और न ही पूरा देश का प्रोग्राम बना रहे हैं। लेकिन जब कभी भी हालात ठीक होंगे, मैं, क्योंकि अब समय है, पार्लियामेंट भी वैसे भी नहीं चलता है, जो एमपीज हैं वो भी, उनके लिए भी
समय ही समय है, क्योंकि पार्लियामेंट बहुत कम अब चलता है। लेकिन जब कभी भी कोरोना की ये वायरस कम हो जाएगा तो प्रदेश में भी बहुत मैं समय दूंगा और देश में भी बहुत समय दूंगा पार्टी को मजबूत करने के लिए। लेकिन इस वक्त ये कहना कि विशेष रूप से क्या मैं खाली राज्य में ही रहूंगा, ये कहना बड़ा असंभव है। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे राज्य में भी बहुत काम करना होगा और देश में भी काम करना होगा। और राज्य हमारा जो है वो पूरे देश का हिस्सा है, वो कोई अलग नहीं है। जम्मू कश्मीर अलग नहीं है पूरे देश का। तो पूरे देश में ही हम सबको काम करना होगा और चाहिए भी, क्योंकि पिछले 3-4 साल से जो हमारी अर्थव्यवस्था देश में बनी है, जिसके कारण बहुत गरीबी बढ़ी है और जिस कोविड की वजह से तो पूरी दुनिया की हालत खराब हुई है और हमारे देश पे उसका ज्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि बहुत ज्यादा विशाल देश है, आबादी ज्यादा है, गुर्बत पहले से है। तो गरीब लोगों का हाथ बटाने के लिए हम सबको, और जिसमें मैं भी हूँ, सबको सभी राजनीतिक दलों को काम करना होगा। हमारे दल को काम करना होगा और व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे भी करना होगा। लेकिन इस दफा कोई ऐसा निर्धारित कार्यक्रम हम बना नहीं सकते, क्योंकि कोविड कब खत्म होगा, कहाँ बंद किस स्टेट में होगा, कब खुलेगा, कहाँ इजाजत मिलेगी मीटिंग करने की, इसके बारे में जो हालात है वो बड़े खराब है। हम कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं इस तरह का। सर, आप भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हो, तो आप कोरोना के वक्त में जम्मू के लोगों को क्या कहना चाहते हो कि जम्मू के लोगों को इस कोरोना महामारी बीमारी में क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने जम्मू में देखा जब मैं आया था जी। और बाकी देश के बाकी दूसरे हिस्सों में भी ऐसा है और कश्मीर में भी ऐसा है कि बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाते हैं। मास्क लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन विशेष रूप से मैंने नोटिस किया, मेरे घर में आज भी 10-20 लोग आते हैं, लीडर्स बड़े सीनियर भी आते हैं, और मैंने सब पढ़े लिखे हो या कम ज्यादा पढ़े लिखे हो, सब मैंने आदत देखी कि वो मास्क लगा के तो आते हैं, लेकिन जिस वक्त बात करना होती है उस वक्त मास्क नीचे करते हैं। ये सबसे बड़ी बुरी बात। जिस वक्त मास्क बोलना है उसी वक्त तो मास्क लगाना जरूरी है। मास्क क्यों लगाते हैं? कि अगर आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन है, वायरस है, तो अगर बात करेंगे तो आपकी बात के साथ जो थूक छोटी पतली निकलती है वो बड़ी तेजी से बाहर निकलती है, और अगले का अगर मुंह खुला होगा तो उसमें चली जाएगी, नाक में चली जाएगी, मुंह में चली जाएगी। तो इसलिए बोलते वक्त मास्क लगाना दोनों आदमियों के बीच में, अगर 10 आदमी है और 10 आदमी बात कर रहे हैं तो 10 के 10 आदमियों को मास्क लगाना चाहिए। और अगर 2 आदमी भी है तो 2 आदमी, सुनने वाले को भी मास्क लगाना चाहिए और बोलने वाले को भी मास्क लगाना चाहिए। अगर मास्क नहीं लगाते उस वक्त बोलते वक्त, तो मुंह बंद करके जब अकेले चल रहे हो उस वक्त मास्क लगाकर कोई फायदा नहीं। तो मेरा निवेदन होगा सब जम्मू वालों से और सुनने वालों से, सब पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे से, क्योंकि इसमें मैंने ज्यादा देखा कि कोई पढ़ा लिखा भी कितना भी हो, वो जब आता है हमारे पास वो बात करने के लिए उतारता है, तो मैं एकदम तुरंत कहता हूँ भाई पहले मास्क ये चढ़ा दो पहले जी। और मास्क चढ़ा के बात करो। तो इसको आप अपने चैनल से जरूर बताया करिए कि जब आप 2 आदमी बात कर रहे हो तो मास्क नीचे अपनी चिन पे मत उतारो, अपनी ठोड़ी पे मत उतारो, मास्क लगा के ही बात करो। ये बहुत अनिवार्य है। और बाकी क्राउड से परहेज करना और बाकी हाथ की सफाई रखना बहुत जरूरी है, सैनिटाइजर लगाना जरूरी है, हाथ साफ करने जरूरी है, क्राउड में घूमना कम करे, क्योंकि अभी बहुत भयानक तरीके से ये फिर वायरस फैल रहा है। और मुझे डर है कि ये इलेक्शन जब कैंपेन 6 तारीख को खत्म होगा तो शायद और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो देश के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं
वो ये मानते हैं कि कांग्रेस का जो फ्यूचर है इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कांग्रेस आने वाले समय में जो G3 ग्रुप है, जिसमें ममता बनर्जी, रेड्डी और शरद पवार जैसे दिग्गज लीडर्स के साथ कांग्रेस कैसे डील करती है, ना कि G23 जो है वो कैसे इंडिया के पॉलिटिक्स में रोल प्ले करेगा। तो आपको क्या लगता है कौन सा ग्रुप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, G3 या G23? मैंने G3 और G23 के बारे में पहले ही बताया कि इस तरह का न तो कोई G23 है और न ही G3 है अभी। लेकिन आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि राजनीतिक तौर पर इसका असर बहुत सारे दलों पर पड़ेगा। बीजेपी पर भी बढ़ेगा क्योंकि बीजेपी बहुत प्रयास कर रही है बंगाल में सरकार बनाने की। बीजेपी प्रयास कर रही है असम में सरकार बनाने की। बीजेपी प्रयास कर रही है कि अपनी संख्या वो केरला में और तमिलनाडु में AIADMK के साथ मिलकर बढ़ा ले। तो अगर वो संख्या बढ़ा लेती है तो उसका एक किस्म का प्रभाव पड़ता है। और अगर वो कहीं भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाती है और केरल और तमिलनाडु में भी अपना खाता नहीं खोल पाती है तो उस बीजेपी पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से CPM की सरकार बची है अब उनके पास केरला में। बाकी तो बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में एक उनके पास स्टेट रहती थी, वो हमसे तो खत्म हो गए। अब एक ही स्टेट लेफ्ट पार्टी के बाद रही है केरला में। अगर वहां से वो हार गए तो उन पर भी बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी को जीतना चाहिए केरला में और असम में। अगर हम जीत पाएंगे, जब जीते तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर हम नहीं जीत पाएंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो यकीनन सभी बड़ी बड़ी पार्टियों पे इसका नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा और उससे देश की राजनीति पे भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये ठीक है। तो अब इंतजार करते हैं 2 मई का और तब तक सभी पार्टीज को फिंगर क्रॉस रखनी पड़ेगी। तो सर, जाते जाते हमारे द न्यूज़ नाउ के माध्यम से जो लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इनको यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोग खुश रहे और बड़े प्रेम से रहे, प्यार से रहे। जम्मू के लोग भी, कश्मीर के लोग भी मोहब्बत एक दूसरे से करें, प्यार एक दूसरे से करें, नफरत को नकार दें। और राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो भी प्यार से अपना अपना काम करें। एक दूसरे को गालियां देने की जरूरत नहीं है। आप राजनीति बगैर गाली के एक दूसरे को दिए बगैर भी राजनीति कर सकते हैं। अपने अपने पार्टी के जो प्रोग्राम है उनकी चर्चा कीजिए, गाली देने की जरूरत नहीं है। और सबसे मुझे बड़ी चिंता है कि हमारा जो स्टेट है वो टूरिज्म पर निर्भर है, कश्मीर भी और जम्मू भी। जम्मू हमारा पिलग्रम टूरिज्म पर, माता वैष्णो देवी में जितने भी टूरिस्ट आते हैं उससे हमारे टैक्सी वाले को, दुकानदार को, होटल वाले को, टी स्टॉल वाले को जम्मू में, कटरा में फायदा होता है। और कश्मीर में जब पर्यटक जाते हैं तो वहां से भी ताजा टैक्सी वाले को, दुकानदार को फायदा होता है। लेकिन इस कोरोना की वजह से जो पर्यटन कम हो रहा है जम्मू में भी, पिलग्रम पर्यटन और कश्मीर में, तो उसकी वजह से सभी लोगों का नुकसान हो रहा है। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि ये कोरोना वायरस जल्दी खत्म हो जाए और हमारे जम्मू कश्मीर के लोग वो सुखी रहें। और मेरी यही दुआ है कि वो सब सुखी रहें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं आपके चैनल को भी, आपके पोर्टल को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे खुशी है कि नए नए बच्चे इस पोर्टल में प्रयास कर रहे हैं तक लोग पहुंचाने के लिए और पहुंचने के लिए। और सब लोगों को, आप लोगों को एनकरेज करना चाहिए आगे आने के लिए। सोनिया, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे जुड़े हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड हमारे देश के फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन
राज्यसभा से जनाब गुलाम नबी आज़ाद जैसी, जिनसे हमने कई सवालों पे बातचीत करी और कई सवालों के मुद्दे उन्होंने आप तक पहुंचाए। इसी साथ देखते रहेगा द न्यूज़ नाउ। मैं हूं सुनील डोगरा। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।